Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the lecture number 28 of our Python series. आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। ये पाइथन का और इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। सो आज हम फाइनली इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब तक हमने पाइथन के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है। सो आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। What is object-oriented programming? So object-oriented programming is a programming paradigm where we organize code using objects and classes. Object-oriented programming जो है ये खुद में कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि प्रोग्राम्स को लिखने का या प्रोग्रामिंग करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोड को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारा कोड जो है वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के फॉर्म में होता है। अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम किस तरह बनाते हैं, हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, किस तरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉजिक ओनली विद फंक्शंस वी मॉडल डेटा प्लस बिहेवियर टुगेदर। अब तक हम जितने भी प्रोग्राम्स बना रहे थे उसमें हम फंक्शंस के थ्रू अपने लॉजिक्स डिफाइन करते थे, बट अब चूँकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो अब के बाद जो है हम लोग मोस्टली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम किया करेंगे। Why OOP is needed? OOP helps us to manage large code bases, improve code reusability, make programs easier to understand, reduce code duplication, and model real world problems naturally. इन सब कॉन्सेप्ट्स को जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह से कोड रीयूजेबल हो रहा है, किस तरह से आपके प्रोग्राम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड हैं, आप कोड डुप्लीकेशन को किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। रियल लाइफ एनालॉजी क्या है? विदाउट ऊप एवरीथिंग स्कैटर्ड हमारी प्रोग्राम में, और अगर हम ऊप को यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो हमारे पास एक स्टूडेंट है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अब जो स्टूडेंट्स का नेम, एज, रोल नंबर, उसकी क्लास, ये जो सब डेटा है उसको हम डेटा के तौर पे लेंगे, और इसी तरह से जो भी उसके बिहेवियर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, स्टडी का अलग से फंक्शन, टेक एग्ज़ाम का कोई फंक्शन है तो उसको हम बिहेवियर की तरह से इसमें डील करेंगे। ईच स्टूडेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। सो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो ऊप है इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं जिसको हम थ्योरेटिकली देखेंगे, और उसके बाद जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं इसमें हम इन सब पिलर्स को प्रैक्टिकली कोड के साथ विद एग्जांपल्स और इसके जितने भी अंदर लाइक हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उनको कवर करेंगे। सो आज हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं इन 4 पिलर्स को, और उसके बाद हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली देखेंगे। सो सबसे पहला हमारे पास पिलर है इनकैप्सुलेशन, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अभी के लिए आप इनकी ये जो 1 लाइनर डेफिनेशंस हैं आप इनको अपने माइंड में रखेंगे, और जब हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इन डिटेल तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कोड में किस तरह से यूज़ करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सो इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग डेटा प्लस मैथड्स इनसाइड अ क्लास। अब हमारे पास जो क्लास होगी उसके अंदर हमारा डेटा भी होगा और हमारे मैथड्स भी होंगे। अब मैथड्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल हमने अब तक प्रोग्रामिंग की थी उसमें जो फंक्शंस होते हैं ना, जो हम DEF से डिफ़ाइन करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, उस टर्म्स में हम मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास के अंदर जब हम डेटा और मेथड्स को रैप करते हैं तो उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब इनकैप्सुलेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, हमारे पास लेट्स सपोज एक प्रोग्राम फाइल है जिसके अंदर हमारे पास 500 लाइन्स का कोड है। उसमें हमने 3 वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है, लेट्स सपोज ABC इनिशियली। ठीक है, जो हमारी इनिशियल की कुछ 10-15 लाइन्स थी उसमें हमने ABC 3 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, और उसके बाद अभी हम आ गए हैं लाइन नंबर 500 पे, और अब हमें वहाँ पे लेट्स सपोज ज़रूरत पड़ती है किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करने की, और हम अगेन ABC जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं बाय मिस्टेक, या हमें याद नहीं है कि हमने पहले ये वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो इससे होगा क्या, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इस केस में हमें एरर दे देंगी, और कुछ जो हैं वो क्या करेंगी, जो हमारे पहले वाला ABC वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, जो डेटा होगा, उसको ओवरराइड कर देंगी। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। वो इस तरह से है कि आपके जो पहले वाले जो आपने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं ABC, आप उनको एक क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर दें, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर दें। तो इससे ये होगा कि वो जो ABC वेरिएबल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। आप अगर उन्हीं वेरिएबल्स को उन्हीं नेम्स के साथ कहीं और भी उस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो इससे वो हमारे पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, जिसमें हम अपना डेटा, अपने मेथड्स हम किसी क्लास के अंदर रैप कर देते हैं। ओके, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, शोइंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल देखें तो वो इस तरह से है, जैसे हमारे जो लैपटॉप है उसका जो हमारे पास कीपैड होता है, उसमें जो हमारे पास सारे बटन्स होते हैं। अब हमारे पास जो है वो बटन्स हैं, हमें उनका पता है कि अगर हमने इसको एच को प्रेस करना है तो हमारे पास जो है वो बैक एंड पे एच की जो भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी और हमें हमारी स्क्रीन पे एच जो है वो या एम कोई भी की जो हमारे पास लेटर है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। बट इसमें ऐसा होता है, एब्स्ट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट ही यह है कि हम जो हमारा कीबोर्ड है, हमें सामने से बटन्स नज़र आ रहे हैं, हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं, बट हमसे जो है, जो कि हम यूज़र्स हैं, तो हमसे इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो हाइड किया गया है, ठीक है। हमें जस्ट शो की हुई है एसेंशियल डिटेल्स और कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड किया हुआ है। तो इसी तरह से ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे किस किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो हमारी रियल लाइफ में होती है सेम उसी तरह से है कि वन क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर। एक क्लास जो है वो किसी दूसरी क्लास की जब प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको भी हम कोड में देखेंगे किस तरह से एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज़ लेती है, ये चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मेथड नेम डिफरेंट बिहेवियर्स। अब इसमें ऐसा है कि हमारे पास मेथड का नेम जो है वो सेम होगा, लेकिन वो जो मेथड है, मेथड क्या है, फंक्शन, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम उसको मेथड कहते हैं। सो हमारा जो है मेथड का नेम सेम होगा, एक ही मेथड होगा, लेकिन वो हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर्स जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं जो हम क्लासेस कर रहे हैं वो क्लासेस हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। सो यहाँ पे जो है जब हमें क्लास क्रिएट करनी होती है तो हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, ये जो क्लास का कीवर्ड है ये स्मॉल सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आपने इसको कैपिटल नहीं करना क्योंकि ये कीवर्ड है, तो आपको इसको एज इट इज़ ही लिखना होगा। सो हमने क्लास का कीवर्ड डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमें क्लास का नेम देना होता है। अब जो नेम है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस तरह फंक्शंस का नेम देते थे, आप उसी तरह से कोई भी नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम लिखा है स्टूडेंट। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने स्टूडेंट का जो एस है या जो भी आपके क्लास का नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है आपने उसको कैपिटल रखना होता है, ठीक है। ये हमारे पास कन्वेंशन है। इस तरह से हमारी जो बाकी भी इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आप इसको स्मॉल एस से भी लिखेंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा, बट एक अच्छा जो है वो मेथड ये है कि आप इसको कैपिटल एस से, मतलब फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल रखें, क्लास के नेम को, ठीक है, ना कि क्लास कीवर्ड को, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलन, जैसे हम बाकी भी फंक्शंस वगैरह में यूज़ कर रहे थे, और कॉलन के बाद जो हमारा सारा कोड होगा वो इस क्लास की बॉडी होगी। अभी के लिए हमने पास लिख दिया ताकि हमारे पास एरर ना आए और हम अपनी क्लास को डिफ़ाइन करने का जो मेथड है वो देख सकें। सो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारी क्लास जो है वो रन हो गई है। अभी जस्ट हमने क्लास क्रिएट की है, ठीक है। अब हमें क्लास के जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। एक क्लास के एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होता है, वेरिएबल नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा वो, और उसके आगे हमने इक्वल्स टू के बाद उस क्लास का नेम लिखना है, ठीक है, ये स्टूडेंट एज इट इज़, और उसके आगे पैरेंथेसिस आते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट क्लास है इसका ये स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और इसी तरह से स्टूडेंट 2 एक और ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने उसको भी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। स्टूडेंट क्लास का ही हमने एक स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट बनाया है। अब अगर हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को, तो अभी चूँकि इन क्लासेस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इस क्लास के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, हमने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा है और हमने जस्ट क्लास डिफाइन करना सीखा है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो स्टूडेंट 1 का भी हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल जाएगा कहाँ पे हुआ है, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 का भी हमें मिल जाएगा रेफरेंस, ठीक है।
अभी तक हमने देखा हम क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल मेथड है। मेथड हमने देखा हम फंक्शन को कहते हैं। अब ये मेथड जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। हमने फंक्शंस में देखा था कि हमें फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो क्लास के अंदर हम बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है हमारे डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए। अभी हम इसको जो है वो एग्जाम्पल में भी देखते हैं। हमारे पास है क्लास स्टूडेंट के नेम से, और यहाँ पे हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। S1 हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है और स्टूडेंट हमारी क्लास है, इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट हमें पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें DEF लिखना है। हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक स्पेशल मेथड है, तो मेथड को तो हम DEF से डिफाइन करते हैं ना फंक्शन को, तो हम DEF लिखेंगे। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको आपने इसका नेम जो है वो इनिट रखना होता है, ठीक है, इनिट, इन और इट, ठीक है। और इससे पहले भी आपने 2 अंडरस्कोर्स लगाने होते हैं और इसके बाद भी 2 अंडरस्कोर लगाने हैं, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद जो इसकी पैरेंथेसिस आती हैं हमारे पास फंक्शन की, इसके अंदर एक पैरामीटर आता है सेल्फ के नेम से, ठीक है। ये इसके अंदर जो सेल्फ है इसका होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ये सेल्फ इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे चूँकि हमने कोई और पैरामीटर नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ये विदाउट पैरामीटर हम बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। यहाँ पे हमने पॉइंट देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है तो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाना चाहिए जब हम इस कोड को रन करेंगे। और कॉल होके हमें कैसे पता चलेगा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है? इसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो जब हम इसको रन करेंगे अगर हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएगी तो इससे ये हमें प्रूव हो जाएगा कि जैसे ही हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया। हमें इस कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा। हमने रन किया तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इस तरह से आप जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं विदाउट पैरामीटर, ठीक है। अब हमारे पास है कि अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है या ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपने पैरामीटर्स भी डिफाइन करने हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। आपने सिंपली वही क्लास बनाई स्टूडेंट की, उसके अंदर आपने डेफ, इनिट, सेल्फ और नेम और एज, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ पैरामीटराइज्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे आपने सेल्फ के अलावा भी 2 पैरामीटर्स लिखे हैं, ठीक है, नेम और एज। अब इसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद आपकी ये जो है वो इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, नेम और एज, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे आपने उसके साथ सेल्फ लिखना होगा, सेल्फ डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके वेरिएबल का नेम आएगा, नेम, और यहाँ पे एज इक्वल्स टू ये वाला नेम और ये वाला एज वो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे पास होंगी तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, 2 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए। स्टूडेंट 1 में हमने जब स्टूडेंट क्लास को कॉल किया तो हमें पता है कि जो हमारी स्टूडेंट क्लास है इसके अंदर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको 2 पैरामीटर्स चाहिए, तो वो हम यहाँ से पास करेंगे 2 आर्ग्यूमेंट्स, अली और 20। नेम में अली स्टोर हो जाएगा और एज में 20 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हमने स्टूडेंट 2 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसमें भी हमने 2 पैरामीटर्स जो हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास किए हैं, सारा एंड उसकी एज। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए और दोनों ऑब्जेक्ट्स में से हमने वैल्यूज़ दे दी इस कंस्ट्रक्टर को। अब अगर हमें इस क्लास के जो ये कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर जो वेरिएबल्स हमने डिफ़ाइन किए हैं अगर इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम बताना है, स्टूडेंट 1 डॉट हमने बताना है उसका वेरिएबल का नेम, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट 1 डॉट वेरिएबल का नेम क्या है,
एज। तो इससे क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट 1 का नेम और स्टूडेंट 1 की एज प्रिंट हो जाएगी। और जब हम स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 2 का नेम और स्टूडेंट 2 की एज प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको रन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अली 22 एंड सारा अली 20 एंड सारा 22, इनकी जो नेम और एजेस हमने यहाँ से क्लास को दी थी वो हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो सेल्फ होता है, सेल्फ हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है हमारे कंस्ट्रक्टर का जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इसका रेफरेंस स्टोर होता है। जब हम स्टूडेंट 1 के थ्रू हम लोग क्लास को कॉल कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्लास के 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं पैरामीटर्स की, अली एंड 20, तो इस सेल्फ के अंदर स्टूडेंट 1 का रेफरेंस आएगा। स्टूडेंट 1 क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस आएगा। तो अब जब ये जो फंक्शन जो हमारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम करेगा। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट 1 के नेम्स यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम स्टूडेंट 1 का एज पास कर रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट एज के थ्रू यहाँ पे इनिशियलाइज होगी। इसी तरह जब हमने स्टूडेंट 2 क्रिएट किया तो सेल्फ में स्टूडेंट 2 का रेफरेंस चला गया। तो अब ये जो सेल्फ है, सेल्फ डॉट नेम जब होगा तो हमारे पास स्टूडेंट 2 वाला नेम स्टोर होगा। और इसी तरह से सेल्फ डॉट एज जब होगा तो एज हमारे पास जाएगी स्टूडेंट 2 की। तो इस तरह से ये जो सेल्फ है ये हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। करंट ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस सेल्फ के अंदर होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये डिफ़ाइन किए थे, ये जो वेरिएबल्स है ना, जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास नेम और एज था ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल था। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टूडेंट 1 के थ्रू जो है वो कोई पैरामीटर्स पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, तो वो वाले वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास सेल्फ के थ्रू स्टूडेंट 1 के लिए जो है वो रिजर्व होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी यही है कि वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट, ये जो वेरिएबल्स हैं सेल्फ के थ्रू जो हम कॉल कर रहे हैं ये हमारे उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेंगे। अगर हम स्टूडेंट 1 के थ्रू करें तो स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट 2 है तो ये उसके ऑब्जेक्ट्स के जो है वो वेरिएबल्स होंगे। अब इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं ये हमने देखा था, हम सेल्फ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ होता है और जब हम इन वेरिएबल्स को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आप S1, अभी यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं S1 और S2, जब आप S1 के थ्रू जो है वो इस कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यूज़ पास करेंगे तो आपके पास सेल्फ के अंदर उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी क्लास हमने बनाई है, इसके अंदर हमने डेफ इनिट एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर सेल्फ तो हमारा पैरामीटर होता ही है, हमारे पास एक पैरामीटर है नेम का। तो जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे हम इसको नेम प्रोवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया S1, यहाँ से जब हमने नेम प्रोवाइड किया तो वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। अब ये जो है सेल्फ डॉट नेम, ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको अब अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। अब हमारे पास ये जो है ये हमने एक फ़ंक्शन बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस को, मेथड्स को बहुत डिटेल में बनाना देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको जस्ट इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर हम क्लास के अंदर कोई मेथड बनाते हैं जो कि अभी हमने बनाया है डेफ शो नेम के नेम से, और उसके अंदर भी सेल्फ हमारे पास एक पैरामीटर होगा, तो उसमें अगर हमने इस वाले इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा सेल्फ डॉट नेम को, तो हम सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे। ठीक है, बट अगर हमें ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा ये नेम का, अगर हमें इसे क्लास से बाहर एक्सेस करना होगा, एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। देखें, क्लास के अंदर अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, चाहे वो इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर है तो हम सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, चाहे वो हमारे पास किसी मेथड के अंदर है हम सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, मतलब हम सेल्फ के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर क्लास से बाहर एक्सेस करना है तो हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है S1 डॉट, हमारा जो वेरिएबल है उसका नेम लिखना है S1 डॉट नेम। तो बाहर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को, और क्लास के अंदर हम सेल्फ वाले कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएबल की टाइप है जिसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ के नेम्स हैं।
ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो शेयर्ड होते हैं सब ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमने बनाया था, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, ये जो वेरिएबल्स थे, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए इनकी अलग से कॉपी बनती है इन वेरिएबल्स की, ठीक है। अगर हम S1 के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो S1 वाली कॉपी जो है वो इसके लिए क्रिएट होगी, और उसमें जो नेम हम पास करेंगे यहाँ से, अली, सारा, वो उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं सब ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये हम डिफाइन करते हैं इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड मेथड्स। क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, लेकिन किसी मेथड के अंदर डिफाइन नहीं करते, मेथड से बाहर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने बनाई है क्लास, और क्लास के अंदर हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, जो अब तक हमने देख लिया। यहाँ पे हमने दो बनाए हैं ऑब्जेक्ट्स, S1 और S2। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लास वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन होता है। क्लास वेरिएबल जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर से बाहर, लेकिन क्लास के अंदर। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का वेरिएबल है, ये हमारे पास क्लास वेरिएबल है, इसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है ABC इंस्टीट्यूट। जब हमें इस वेरिएबल्स को ये जो हमारा क्लास वेरिएबल है इसको एक्सेस करना होगा, तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे। S1 अपने वेरिएबल का ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, S1 डॉट इंस्टीट्यूट, हम इस वाले वेरिएबल का नेम लिखेंगे क्लास वेरिएबल का। इसी तरह अगर हमें S2 के थ्रू एक्सेस करना है तो हम S2 लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, डॉट हम उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे क्लास वेरिएबल का। तो यहाँ से होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, उनको किस तरह एक्सेस करते हैं, और जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहाँ डिफाइन करते हैं और वो किस तरह से एक्सेस होते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास है नेम स्पेस कॉन्सेप्ट। नेम स्पेस इज अ स्पेस वेयर नेम्स आर स्टोर्ड। नेम स्पेस हमारे पास मेमोरी में ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे हमारे नेम्स स्टोर हो जाएं। अब इसके भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंस्टेंस नेम स्पेस एंड क्लास नेम स्पेस। हमने अभी तक पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। अभी हम इनकी नेम स्पेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने एक डेमो क्लास क्रिएट की, हमने एक इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, हमने डेमो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमने पहले भी देखा था कि क्लास वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, यहाँ पे होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन कंस्ट्रक्टर या किसी भी मेथड से बाहर। तो वो जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, क्लास वेरिएबल है। इसी तरह से जो हमारे पास सेल्फ डॉट वैल्यू के थ्रू, सेल्फ के थ्रू जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस नेम स्पेस, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। लेकिन अभी यहाँ पे नेम स्पेस का वर्ड आ गया है, चीज़ हमारे पास ये सेम है। यहाँ पे जस्ट ये कॉन्सेप्ट है कि जो क्लास नेम स्पेस है वो एक ऐसा स्टोरेज एरिया है डेट कीप ऑल नेम्स डिफाइंड इन अ क्लास। क्लास नेम स्पेस के अंदर वो सब नेम्स आएंगे जो हमारी क्लास के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं। और क्लास वेरिएबल के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक वेरिएबल स्टोरेज इनसाइड द क्लास नेम स्पेस एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास वेरिएबल की स्टोरेज है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये है कि जस्ट जहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन किए होंगे क्लास के या इंस्टेंस के, वो जहाँ पे जाके स्टोर होते हैं उसको हम नेम स्पेस कहते हैं। अगर वो क्लास के वेरिएबल्स होंगे तो वो क्लास नेम स्पेस में जाकर स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, क्लास नेम स्पेस हमने ऑलरेडी देखा, स्टोरेज एरिया जहाँ पे क्लास के वेरिएबल स्टोर होते हैं, और जो इंस्टेंस नेम स्पेस है वो ऐसा कंटेनर है या ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, वो जाकर स्टोर होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ये दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्लास नेम स्पेस क्या होता है और इंस्टेंस नेम स्पेस क्या होता है। बाकी यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स ऐड कर दी हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस ये आप लोग जब पढ़ेंगे तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल्स। अभी ऊपर हमने पढ़े थे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। इनका थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ये बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट को, और जो क्लास वेरिएबल्स हैं ये क्लास से बिलोंग करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट को किस तरह से बिलोंग करते हैं, ये हमने देखा था कि हम सेल्फ के थ्रू इनको एक्सेस करते हैं, इनकी कॉपीज क्रिएट होती हैं, ये ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो ये हैं ये क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं, क्लास वेरिएबल्स। इसी तरह जो इंस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पे हम सेल्फ यूज़ करते हैं, और जो क्लास वेरिएबल्स हैं ये डिफाइन कर लेते हैं हम डायरेक्टली, इसके साथ कोई सेल्फ की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद सेपरेट कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट। जो इंस्टेंस वेरिएबल्स थे इनकी जो कॉपी है वो सेपरेट क्रिएट होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो क्लास वेरिएबल्स हैं ये शेयर्ड होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा होता है इसके अंदर, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स थे इनके अंदर वो डेटा होता है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है।
अगर हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई नेम पास करें मैमूना और इसकी एज पास करें लेट्स सपोज कुछ भी, तो ये जो डेटा होगा ये इस ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिक होगा, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होगा। इसी तरह से अगर हमने एक ऑब्जेक्ट 2 डिफाइन किया, वहाँ पे नेम हमने अली और उसकी कोई एज पास की है, तो ये जो अली और जो उसकी एज वाला डेटा है ये हमारे पास उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट 2 का डेटा है, ठीक है। लेकिन जो क्लास वेरिएबल होता है इसमें जो डेटा होता है वो हमारे पास कॉमन होता है। सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने बेसिक ऊप का कॉन्सेप्ट देखा, ऊप क्या है, ऊप के पिलर्स को हमने देखा थ्योरेटिकली। उसके बाद हमने जो है वो देखा हम क्लासेस किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, हमने क्लास वेरिएबल्स देखे, हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स देखे, उसके बाद हमने नेम स्पेसेस की बात की। सो यहाँ तक जो है होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करें और फेसबुक कम्युनिटी में अपना जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो शेयर करें। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप इस प्लेलिस्ट को अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम इसी ऊप के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।